तुम दोनों की मूर्खता की वजह से मेरा बहुत फायदा हुआ है। ये लो उसका इनाम। ये क्या है? हमेशा ऐसी ही मूर्खता करते रहना। क्या किसी की मूर्खता से किसी का फायदा हो सकता है? कौन थे ये दोनों मूर्ख व्यक्ति और क्या थे इनके कारनामे? ये जानने के लिए देखते हैं दोस्तों। ये कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। एक गांव में दो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे जिनकी चर्चा पूरे इलाके में होती थी, लेकिन काम के लिए नहीं बल्कि उनकी बेवकूफियों के लिए। उनके नाम थे रामाकांत और कालूराम। रामाकांत इतना सीधा था कि कोई भी उसे आसानी से बहला फुसला सकता था और कालूराम को बहुत चालाक समझता था, लेकिन हर बार उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती थी। दोनों की जिंदगी बिना किसी काम धंधे के आराम से चल रही थी। वे रोज सुबह उठते, गांव में घूमते और अलग अलग घरों से कुछ खाने का जुगाड़ कर लेते। फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाते और उसके बाद शुरू हो जाती उनकी गप्पों की महफिल। रामाकांत अक्सर कहता, अगर वो चाहे तो एक दिन में बड़ा आदमी बन सकता है, और कालूराम तुरंत उसकी बात में और रंग भर देता कि वो तो उससे भी बड़ा सेठ बन जाएगा। इस तरह उनकी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। लेकिन एक दिन गांव के समझदार आदमी चीकू हाजाम ने उन्हें रोककर डांटते हुए कहा, कब तक तुम दोनों ऐसे ही दूसरों के भरोसे जीते रहेंगे? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। ये बात दोनों के दिल को लग गई। उस रात दोनों को नींद नहीं आई और वे सोचने लगे, अब सच में कुछ करना चाहिए। अगले दिन जब वे दोनों मिले तो उन्होंने यह तय किया कि वे दोनों सेब का व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने योजना बनाई कि वे 5-5 रुपया का इंतजाम करेंगे और 1 रुपया अलग रखेंगे। जब रामाकांत ने पूछा कि 1 रुपया अलग क्यों रखना है, तो कालूराम ने कहा, जब रास्ते में भूख लगेगी तो उस 1 रुपया से कुछ खरीद कर खा लेंगे। रामाकांत को यह बात सही लगी। अब दोनों पैसे जुटाने निकल पड़े। रामाकांत ने किसी तरह 5 रुपया का इंतजाम कर लिया। कालूराम ने पड़ोसी से उधार लेकर 5 रुपया जुटाए और अगले दिन लौटाने का वादा किया। जब दोनों के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो वे बाजार पहुंचे और 9 रुपया के सेब खरीद लिए। 1 रुपया उन्होंने अलग रख लिया ताकि रास्ते में जरूरत पड़ने पर काम आए। सेबों की टोकरी लेकर दोनों बड़े खुश होकर शहर की ओर चल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे, अब वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद कालूराम को भूख लगने लगी। उसने जेब से पैसे निकाले और रामाकांत से कहा, उसे कुछ सेब दे दे। रामाकांत ने व्यापारी का रूप धारण कर लिया और गंभीर होकर बोला, यह व्यापार है, इसमें दोस्ती नहीं चलती, और उसने पैसे के बदले बहुत कम सेब दिए। कालूराम को यह बात अजीब लगी, लेकिन भूख के कारण वह चुपचाप सेब खाकर रह गया। थोड़ी देर बाद रामाकांत को भी भूख लगी तो उसने भी कालूराम से सेब मांगे। अब कालूराम ने वही बात दोहराई कि व्यापार में दोस्ती नहीं होती, और उसने भी रामाकांत को कम सेब दिए। इस तरह दोनों रास्ते भर एक दूसरे को पैसे देकर सेब खरीदते और खाते रहे। उन्हें लगता रहा था कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब वे शहर पहुंचे और उन्होंने टोकरी देखी तो वह पूरी तरह खाली थी। दोनों बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि सारे सेब बिक गए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि उनके पास सिर्फ 1 रुपया ही बचा है। ये देखकर दोनों चौंक गए और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उन्होंने सारे सेब खुद ही खा लिए और पैसे उन दोनों के पास घूमते रहे। ये सच्चाई समझ में आते ही दोनों का उत्साह खत्म हो गया। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ना तो उनके पास सेब बचे थे और ना ही कोई फायदा हुआ था, बल्कि उधार का बोझ सिर पर आ गया था। इस तरह उनका पहला व्यापार पूरी तरह असफल हो गया। सेब वाले व्यापार की दुर्गति देखकर रामाकांत और कालूराम कुछ देर तक सिर पकड़कर बैठे रहे। काफी देर तक सोचने के बाद कालूराम को एक विचार आया। उसने कहा, उनके गांव में पिंटू तोते पकड़कर बेचता है और अच्छा पैसा कमाता है। अगर वे भी वही काम शुरू कर दें तो जल्दी ही अमीर बन सकते हैं।
रामाकांत को यह योजना बहुत पसंद आई और उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि वे पिंटू से उधार पर कुछ पिंजरे और तोते ले लेंगे, उन्हें शहर में बेचेंगे और मुनाफा अपने पास रखेंगे। अगले ही दिन दोनों पिंटू के पास पहुंचे। कालूराम ने मीठी बातों में उसे फंसा लिया और बोला, वे भी अब व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी मदद कर दे। पिंटू उनकी भोली शक्ल देखकर मान गया और उन्हें 2 पिंजरे तोतों से भरे हुए उधार दे दिए। दोनों ने मन ही मन सोचा, अब तो किस्मत पलटने वाली है। पिंजरे उठाकर वे शहर की ओर निकल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब वे सच में सेठ बन जाएंगे। शहर पहुंचकर आवाज लगानी शुरू की, तोते ले लो, बोलने वाले तोते, घर की रौनक बढ़ाने वाले तोते। उनकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, क्या ये तोते सच में उड़ सकते हैं? कालूराम ने छाती ठोककर कहा, उनके तोते तो इतने तेज उड़ते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते हैं। उस आदमी ने कहा, पहले तोता उड़ाकर दिखाओ, फिर खरीदने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर कालूराम को लगा कि ग्राहक को प्रभावित करना जरूरी है। उसने बिना सोचे समझे पिंजरा खोला और एक एक करके सारे तोते बाहर निकाल दिए। तोते जैसे ही आजाद हुए, फुर्र से आसमान में उड़ गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। वो आदमी यह नजारा देखकर हंस पड़ा और बोला, अब वो क्या खरीदे जब सारे तोते उड़ ही गए हैं। ये कहकर वो वहां से चलता बना। रामाकांत और कालूराम कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर जब उन्हें पूरी बात समझ में आई तो दोनों के होश उड़ गए। रामाकांत ने घबराकर कालूराम से पूछा, अब क्या होगा? कालूराम भी सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, उसने तो सोचा था कि ग्राहक खुश होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा माल ही उड़ गया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। रामाकांत कहने लगा, ये सब कालूराम की बेवकूफी है, जबकि कालूराम कहने लगा, रामाकांत ने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ देर झगड़ने के बाद दोनों शांत हुए और फिर से सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उनके पास ना तो तोते बचे थे और ना ही पैसे, ऊपर से पिंटू का उधार उन पर था। कालूराम ने भारी मन से कहा, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने तय किया कि अब वे ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और कमाई ज्यादा हो। यही सोचते सोचते दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे। तभी उनकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जहां अंदर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी। दोनों उस घर के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। अंदर एक वैद्य अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, ये लो, 100 रुपया अलमारी में रख दो। फिर जब उन्हें पूरी बात समझ में आई तो दोनों के होश उड़ गए। रामाकांत ने घबराकर कालूराम से पूछा, अब क्या होगा? कालूराम भी सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, उसने तो सोचा था कि ग्राहक खुश होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा माल ही उड़ गया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। रामाकांत कहने लगा, ये सब कालूराम की बेवकूफी है, जबकि कालूराम कहने लगा, रामाकांत ने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ देर झगड़ने के बाद दोनों शांत हुए और फिर से सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उनके पास ना तो तोते बचे थे और ना ही पैसे, ऊपर से पिंटू का उधार उन पर था। कालूराम ने भारी मन से कहा, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने तय किया कि अब वे ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और कमाई ज्यादा हो। यही सोचते सोचते दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे। तभी उनकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जहां अंदर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी। दोनों उस घर के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। अंदर एक वैद्य अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, ये लो, 100 रुपया अलमारी में रख दो। आज मैंने एक खास दवाई जमाल गोटे से अच्छी कमाई की है और कल बाजार से और दवा लेकर आऊंगा। अलमारी में पैसे रखने के बाद उसकी पत्नी रसोई में चली गई। ये सुनते ही कालूराम के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने रामाकांत से कहा, यही मौका है अमीर बनने का। रामाकांत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हमेशा की तरह हामी भर दी। थोड़ी देर बाद जब वैद्य घर से बाहर गया तो कालूराम ने चारों ओर देखा और मौका पाकर चुपके से अंदर घुस गया। रामाकांत बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि उसे डर लग रहा था, कहीं पकड़े गए तो। अंदर जाकर कालूराम ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अलमारी में रखे पैसे उठा लिए। उनकी जगह एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था,
वो ये पैसे उधार ले रहा है और बाद में लौटा देगा। फिर वो तेजी से बाहर आ गया। कालूराम ने बाहर आकर रामाकांत को पैसे दिखाए और बोला, अब हमारा काम बन गया है। दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकल गए और थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। कालूराम ने रामाकांत को अपनी योजना बताई। अब हम दोनों वैद्य बनेंगे, क्योंकि लोगों को दवाई देना सबसे आसान काम है और उसमें खूब कमाई होती है। मैं शहर जाकर 20 रुपया का जमाल घोटा ले आऊंगा। उसकी पुड़िया बनाकर लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि सारे रोग पेट से ही पैदा होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है। फिर वे दोनों एक ऐसे गांव पहुंचे जहां कोई वैद्य नहीं था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कमरा लिया और बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। फिर कालूराम बाजार गया और वहां से जमाल गोटा खरीद लाया। उसने उसे छोटी छोटी पुड़ियों में भर दिया। गांव के लोगों को जब ये पता चला कि नया वैद्य आया है तो वे उत्सुक होकर वहां पहुंचने लगे। पहले दिन ही कुछ मरीज उनके पास आ गए। कालूराम बड़े आत्मविश्वास से मरीजों की बातें सुनता और बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें वहीं पुड़िया पकड़ा देता। रामाकांत भी गंभीर चेहरा बनाकर उसके साथ खड़ा रहता, जैसे वो भी बहुत बड़ा जानकार हो। जिन लोगों ने वो जमाल गोटा खाया उनका पेट साफ हो गया और उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। इससे उन्हें लगा कि दवा सच में असरदार है। धीरे धीरे गांव में उनकी चर्चा फैलने लगी कि नया वैद्य बहुत अच्छा है और उसकी दवा से तुरंत आराम मिलता है। सेठ का नौकर बड़ी शान से घोड़ा गाड़ी लेकर आया और दोनों को साथ चलने के लिए कहा। शाही सवारी देखकर रामाकांत और कालूराम के होश उड़ गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली इतनी बड़ी और भव्य थी कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पहुंचते ही सेठानी ने उन्हें बैठाया और अपनी परेशानी बताई। वो बोली, उसका पति हर समय अपनी धन दौलत में उलझा रहता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता है, जिससे वो बहुत दुखी रहती है। कालूराम ने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, वो उसकी बीमारी समझ गया है और इसका इलाज भी उसके पास है। सेठानी ने कहा, अगर उसकी समस्या दूर हो गई तो वो उन्हें खूब इनाम देगी। रामाकांत अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन बाहर से वो भी सिर हिलाता रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से लौट आए। कालूराम ने जमाल गोटा की पुड़िया तैयार की और सेठानी के लिए भिजवा दी। पुड़िया खाते ही सेठानी को असर हुआ और उसे बार बार बाहर भागना पड़ा। वो परेशान तो हुई, लेकिन इसी कारण सेठ गणपति राज बार बार उसके पास आने लगा और उसकी चिंता करने लगा। पहले जो पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, अब दिन में कई बार उसका हाल पूछने लगा। इससे सेठानी को लगा कि उसकी परेशानी सच में दूर हो रही है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सामान्य हो गई, लेकिन अब उसे अपने पति का पूरा ध्यान मिलने लगा था। वो बहुत खुश हो गई और उसने सोचा, ये सब वैद्य जी की दवा का ही असर है। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ और वैद्य जी को इनाम देकर आओ। उधर रामाकांत और कालूराम दवाखाने में बैठे डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सेठ के आदमी आएंगे और उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने असली बीमारी का इलाज तो किया ही नहीं था। दोनों बार बार दरवाजे की ओर देखते और सोचते कि अब क्या होगा। कुछ देर बाद सेठ का नौकर वहां आया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही नौकर ने अंदर आकर कहा, सेठानी ने उन्हें इनाम भेजा है और उनकी दवा से वो बहुत खुश है, तो दोनों की आंखें फटी रह गई। नौकर ने रुपयों की थैली उनके सामने रखी और चला गया। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो डर अभी तक उनके दिल में बैठा था, वह अचानक खुशी में बदल गया। कालूराम ने हंसते हुए कहा, देखा, उसका दिमाग कितना काम करता है। रामाकांत भी खुशी से झूम उठा और बोला, अब तो सच में हम बड़े वैद्य बन गए हैं। हमारी दवाई में कोई खास जादू है। दोनों दिन रात मरीजों को वही पुड़िया देते और पैसे कमाते रहते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सच तो ये था कि वे हर किसी को जमाल बोटा ही दे रहे थे, लेकिन लोगों को लगता था कि ये कोई चमत्कारी दवा है। एक दिन अचानक उनके दवाखाने के सामने शाही सवारी आकर रुकी। जैसे ही रामाकांत ने देखा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर कालूराम से कहा, अब तो पक्का हमारी पोल खुल गई है और राजा ने हमें सजा देने के लिए बुलाया है। कालूराम भी डर गया। राजा का दूत अंदर आया और बोला, महाराज ने उन्हें तुरंत बुलाया है। दोनों डरते डरते शाही सवारी में बैठ गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो राजा ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया। ये देखकर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा,
मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा पड़ोसी राजा मेरे राज्य पर हमला करने वाला है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है, जबकि मेरी सेना काफी छोटी है। मैंने तुम्हारे चमत्कारी इलाज के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना को ऐसी दवा बनाकर दो जिससे मेरे सैनिक ताकतवर हो जाएं और युद्ध जीत सकें। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। रामाकांत तो वही कांपने लगा, लेकिन कालूराम बोला, महाराज चिंता ना करें, मैं ऐसी पुड़िया दूंगा जिसे खाने के बाद सैनिकों में अद्भुत ताकत आ जाएगी। राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अगर वे युद्ध जीता देंगे तो उन्हें ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजमहल से लौटने के बाद दोनों बुरी तरह घबरा गए। रामाकांत बोला, अब तो हमारी जान गई समझो, क्योंकि अगर सैनिकों को कुछ हो गया तो राजा हमें छोड़ने वाला नहीं है। कालूराम भी परेशान था, लेकिन उसने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। हम वहीं जमालगोटा की पुड़िया सैनिकों को दे देंगे और उम्मीद करेंगे कि सब ठीक हो जाए। अगले दिन राजा का एक सैनिक पुड़िया लेने आया। कालूराम ने उसे सख्त हिदायत दी कि युद्ध शुरू होने से कुछ देर पहले ही सैनिकों को यह पुड़िया खिलाई जाए। सैनिक पुड़िया लेकर चला गया और दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर दूसरी ओर दुश्मन राजा को भी यह खबर मिल गई कि रामाकांत और कालूराम ने अपने राजा की सेना को कोई खास दवा देने का वादा किया है। उसे लगा कि ये जरूर कोई ताकत बढ़ाने वाली दवा होगी। उसने तुरंत अपने दूत को भेजकर उनसे वही दवा मंगवाई। दूत ने उनसे बड़ी मात्रा में पुड़िया मांगी और बदले में भारी रकम देने का वादा किया। ये सुनकर कालूराम की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, जब मरना ही है तो क्यों ना उससे पहले खूब पैसा कमा लिया जाए। उसने दुश्मन राजा के दूत से मोटी रकम मांगी और बहुत सारी जमालगोटा की पुड़िया देने का वादा किया। रामाकांत को यह सब सुनकर डर लग रहा था, लेकिन वो चुप रहा। रात भर मेहनत करके दोनों ने ढेर सारी पुड़िया तैयार कर दी और अगले दिन दूत को सौंप दी। दूत उन्हें पैसे देकर चला गया। इतने सारे पैसे देखकर दोनों कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंता भूल गए। उन्हें लगा कि अब तो वे सच में अमीर बन गए हैं। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। राजा के सैनिकों ने जमालगोटा की एक एक पुड़िया खाई, जिससे उनका पेट साफ हुआ और वे हल्का महसूस करने लगे, जिससे उनमें थोड़ी फुर्ती आ गई। वही दुश्मन राजा के सैनिकों ने ज्यादा मात्रा में जमालगोटा खा लिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई और वे युद्ध के मैदान से भागने लगे। इस तरह राजा की छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा बहुत खुश हुआ। उसने रामाकांत और कालूराम को दरबार में बुलाकर उनकी खूब प्रशंसा की। उसने उन्हें ढेर सारा इनाम दिया और उनकी वाहवाही की। दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब दोनों के पास बहुत सारा पैसा था और उन्हें लगने लगा था कि उनकी किस्मत सच में बदल गई है और वे बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। दोनों के मन में ये ख्याल आया कि अब उन्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वे गांव लौटकर आराम की जिंदगी जिएंगे और पुराने उधार भी चुका देंगे। अगले दिन दोनों अपने सामान और पैसों को समेटकर गांव लौटने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी फिर से शाही सवारी आकर उनके दवाखाने के सामने रुकी। ये देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रामाकांत ने घबराकर कहा, जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। राजा का दूत अंदर आया और बोला, महाराज ने तुम दोनों को तुरंत दरबार में बुलाया है। दोनों समझ गए कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। डरते डरते वे फिर से महल पहुंचे। इस बार राजा का चेहरा गंभीर था। उसने बताया कि उसके खजाने पर एक खतरनाक डाकू ने हमला कर दिया है और सारा खजाना लूट लिया है। राजा ने सख्त आवाज में कहा, वे 4 दिन के भीतर उस डाकू को खजाने सहित पकड़कर उसके सामने पेश करें, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे डाकू को कैसे ढूंढेंगे। वे ना तो सिपाही थे और ना ही कोई जासूस। दोनों डरते डरते वापस लौट आए और दवाखाने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। रामाकांत बोला, अब तो हमारी जान बचना मुश्किल है। कालूराम भी चुप हो गया, क्योंकि इस बार उसके पास कोई चालाकी भरा उपाय नहीं था। 4 दिन की समय सीमा सुनकर उन्होंने मिट्टी के 4 गोले बनाए और हर दिन एक गोला तोड़ने का फैसला किया, ताकि उन्हें याद रहे कि कितने दिन बचे हैं। वे दिन रात यही सोचते रहते, अब क्या होगा।
डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उधर वही डाकू जिसने खजाना लूटा था, उसे खबर मिली कि राजा ने 2 बड़े पहुंचे हुए वैद्य को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी है। डाकू को लगा ये जरूर बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, जिन्होंने दुश्मन की फौज के छुड़ा दिए थे। उसने अपने एक आदमी को भेजा कि जाकर पता करें कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। डाकू का आदमी दवाखाने के पास पहुंचा और खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। उसी समय रामाकांत एक मिट्टी का गोला हाथ में लेकर बोला, देख कालूराम, एक तो आ गया और थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा, तब दूसरा आएगा और इस तरह चारों आ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। बाहर खड़े आदमी ने जब ये सुना, उसने सोचा ये तो सच में बहुत पहुंचा हुआ है, तभी तो इसने अंदर बैठे ही जान लिया कि मैं बाहर खड़ा हूं। वो घबराकर सरदार के पास गया और सारी बात बता दी। डाकू ये सुनकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं और उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डर के मारे उसने फैसला किया कि वो खुद ही खजाना लेकर उनके पास जाएगा और उनसे माफी मांग लेगा। रात होते ही डाकू अपने साथियों के साथ सारा खजाना लेकर उनके दवाखाने की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी समय राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें शक था कि डाकू उसी इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही डाकू वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पूरा खजाना भी वापस मिल गया। जब सैनिकों ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि ये सब रामाकांत और कालूराम की योजना का ही हिस्सा था। वे दोनों के पास गए और उनकी खूब तारीफ की। अगले दिन इनाम लेने के लिए उन्हें फिर से दरबार में बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि जितना मिल गया वही बहुत है। बाहर खड़े आदमी ने जब ये सुना, उसने सोचा ये तो सच में बहुत पहुंचा हुआ है, तभी तो इसने अंदर बैठे ही जान लिया कि मैं बाहर खड़ा हूं। वो घबराकर सरदार के पास गया और सारी बात बता दी। डाकू ये सुनकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं और उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डर के मारे उसने फैसला किया कि वो खुद ही खजाना लेकर उनके पास जाएगा और उनसे माफी मांग लेगा। रात होते ही डाकू अपने साथियों के साथ सारा खजाना लेकर उनके दवाखाने की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी समय राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें शक था कि डाकू उसी इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही डाकू वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पूरा खजाना भी वापस मिल गया। जब सैनिकों ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि ये सब रामाकांत और कालूराम की योजना का ही हिस्सा था। वे दोनों के पास गए और उनकी खूब तारीफ की। अगले दिन इनाम लेने के लिए उन्हें फिर से दरबार में बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि जितना मिल गया वही बहुत है। अब अगर और लालच किया तो कहीं फिर से मुसीबत ना आ जाए। रात को ही दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि कैसे किस्मत ने हर बार उन्हें बचा लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए और आराम से रहने लगे। अब वे पहले की तरह गप्पे तो मारते थे, लेकिन थोड़ा संभल कर। इस तरह रामाकांत और कालूराम की मूर्खताओं भरी जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उन्होंने कितना सीखा ये तो वही जानते थे, लेकिन एक बात जरूर थी, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी रही और इसी वजह से वे हर बार मुसीबत से बचते बचाते आखिरकार अपने घर लौट आए। सीख: एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। अगर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए। अब अगर और लालच किया तो कहीं फिर से मुसीबत ना आ जाए। रात को ही दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि कैसे किस्मत ने हर बार उन्हें बचा लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए और आराम से रहने लगे। अब वे पहले की तरह गप्पे तो मारते थे, लेकिन थोड़ा संभल कर। इस तरह रामाकांत और कालूराम की मूर्खताओं भरी जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उन्होंने कितना सीखा ये तो वही जानते थे, लेकिन एक बात जरूर थी, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी रही और इसी वजह से वे हर बार मुसीबत से बचते बचाते आखिरकार अपने घर लौट आए। सीख: एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। अगर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए।